ओके ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट्स में जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखा जाए तो ये आपके सिलेबस में भी लास्ट चैप्टर है, लास्ट बट वन मान लीजिए। एक चैप्टर जो बाद में है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वो तो ठीक है, वो एक अलग टाइप का है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये लास्ट चैप्टर हो जाता है। और ये चैप्टर ये बताता है कि आपने साल भर अकाउंटिंग एंट्रीज कर ली, साल भर आपने जर्नल बना लिया, आपने लेजर बना लिया, आपने रेक्टिफिकेशन भी कर ली, आपने सब्सिडी बुक्स भी बनाई है, आपने बीआरएस भी बना लिया, आपने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग सब कुछ कर लिया। अब ईयर एंड हो गया, अब आपको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है। बिजनेस का आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट दी व्हाट इज हाउ हैज बीन परफॉर्मेंस। ये कुछ ऐसा है जैसे एनुअल एग्जाम्स होते हैं। आजकल अब सेमेस्टर हो गया इस साल से आपका, अदरवाइज एनुअल एग्जाम होते हैं, तो आपने साल भर में क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या सीखा, उसका एसेंस जो है आपके एनुअल एग्जाम्स में आ जाता है। आपने साल भर में कितनी ही मेहनत की, लेकिन अगर आपके एनुअल एग्जाम से मार्क्स अच्छे नहीं है, तो ये माना जाता है कि आपने पढ़ाई अच्छी से नहीं की। और उसमें मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो सब खुश हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं आपके, है ना। कोई नहीं पूछता ये तुम तो दिन भर तो साल भर तुमने मटर गश्ती की है, ये नहीं की, ये नहीं की। तब आपको सारे अपनी वर्च्यूज याद आने लगते हैं कि बोला वो तो मैं करता था, लेकिन ये मैं करती थी जो भी था, लेकिन मैं पढ़ती भी थी साथ साथ में, तभी तो नंबर आए। तो यू जस्टिफाई योर performance with good marks, and then you find it difficult to justify if you don't get good marks. अच्छे नहीं आते तो जस्टिफिकेशन करने। तो बिजनेस के साथ भी यही, बिजनेस को भी एंड ऑफ द ईयर अपना परफॉर्मेंस देखना है कि साल भर में उसके क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या अर्न किया, है ना। लास्ट ईयर की तुलना में इस बार प्रॉफिट बढ़ा है कि घटा है, लास्ट ईयर की तुलना में कैसा बिजनेस रहा है, तो वो सारा कंपैरिजन होता है। तो उसके लिए फाइनल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। अब सवाल उठता है, इसी प्रोसेस को, जो हमारा ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस के और बिजनेस की परफॉर्मेंस जज करते हैं, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं समराइजेशन। समराइजेशन। और हम ये जानते हैं कि समराइजेशन जो प्रोसेस है, ये इसके पहले दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज जर्नलाइजिंग, इसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, सब्सिडी बुक्स बनाते हैं, और दूसरा होता है हमारा लेजर पोस्टिंग। ये सारी चीजें होती हैं, इसके बाद हम समराइजेशन करते हैं ट्रांजैक्शन का। समराइजेशन जो है, ये समराइजेशन जैसे नाम से जा रहा है, समराइज करना। तो जब भी हम समराइजेशन करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले एक तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब यहाँ कहेंगे सब ये ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस ये है, ये फिल्टर का काम करता है, ये चेक करके बताता है कि आपके बुक्स अब समराइजेशन के लिए तैयार हैं या नहीं। आपके बुक्स में अब आप बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल सकने की स्थिति में हो या नहीं। तो समराइजेशन टेल्स यू, ये ट्रायल बैलेंस टेल्स यू वेदर बुक्स आर करेक्ट और नॉट। ये इसीलिए ट्रायल बैलेंस को कहा जाता है, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। अगर ट्रायल बैलेंस टेली हो रहा है तो आप कंक्लूसिवली बिल्कुल ये पक्के तौर पे तो नहीं कह सकते कि एकदम आपके बुक सही है, लेकिन फिर भी आप मोटे तौर पे कह सकते हैं ये कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ एकदम नहीं कि एकदम, ये अरिथमेटिकल प्रूफ है, मतलब डेबिट क्रेडिट बराबर है इतना ये बता देता है ना, अरिथमेटिक प्रूफ है। ये कंक्लूसिव नहीं है एकदम, ये ट्रायल बैलेंस टेली हो रहा है तो बिल्कुल कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ डेबिट क्रेडिट करीब करीब बराबर हो गए। तो ये जैसे मैंने रेक्टिफिकेशन में भी आपको बताया कि कुछ डबल साइडेड एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाता। तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाने से आप ये नहीं कह सकते कि आपके बुक्स एकदम सही है, हाँ ना, आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ आप इसके अलावा कोई और दूसरा मेथड भी नहीं है। तो कम से कम ट्रायल बैलेंस जब आपका टैली हो जाता है तो आप ये कह पाते हो कि यस आपकी बुक्स जो हैं वो मोटे तौर पे सही हैं, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस टैली करके आप ट्रायल बैलेंस देखते हैं, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो आप रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करके आप ट्रायल बैलेंस को टैली कर लेते हैं। सस्पेंस आता है तो सस्पेंस दूर हो जाता है। फिर आप उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हो। और उस प्रोसेस के अंदर हम जब प्रॉफिट लॉस निकालने का प्रोसेस जब स्टार्ट करते हैं टू डिटरमाइन, दो चीज हम करते हैं। एक तो हम बिजनेस की प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं बिजनेस ने कैसा काम किया, और बिजनेस की पोजीशन देखते हैं। परफॉर्मेंस देखते हैं मतलब बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में, वो हम देखते हैं। और बिजनेस की पोजीशन देखते हैं मतलब बिजनेस के पास क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज है, वो हम देखते हैं।
तो ये सारी चीजें हम देखते हैं बिजनेस के बारे में। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बिजनेस आफ्टर ऑल चल कैसा रहा है, प्रॉफिट लॉस कितना है बिजनेस का, फिर बिजनेस की एसेट्स लायबिलिटीज कितनी है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि बिजनेस ने कैसा काम किया है। ठीक है, वो हम निकालते हैं। ये परफॉर्मेंस बताता है और ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो मोटे बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ, समराइजेशन के अंदर हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। जो पोजीशन स्टेटमेंट होता है इसका दूसरा नाम है बैलेंस शीट। और ये जो पोजीशन स्टेटमेंट है जिसका दूसरा नाम बैलेंस शीट है, ये करता क्या है, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब क्या बनता है, ये बताता है बिजनेस क्या ओन करता है और बिजनेस क्या ओ करता है, बिजनेस के पास क्या क्या है और बिजनेस को क्या देना है। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मच बिजनेस पोजेसेस और हाउ मच बिजनेस ओज टू अदर्स, बिजनेस को देना कितना और बिजनेस का है, तो आप फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। एंड दिस बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं। बैलेंस शीट में एक हिस्सा होता है जो आप ओन करते हैं, उसको कहते हैं एसेट्स, और जो आप ओ करते हो उसको कहते हैं लायबिलिटीज। और आप जानते हैं बिजनेस के अंदर लायबिलिटीज तो ओनर की भी पैसा है, वो भी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो देखा जाए तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी है, उस अकाउंटिंग इक्वेशन को ये फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस शीट उस फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है। तो बैलेंस शीट कुछ नहीं है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। मैंने यहाँ तक बात आई तो मैं बता देता हूँ। बैलेंस शीट एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट ऑफ किसकी बैलेंस शीट है वो आप बता दीजिए। फिर बैलेंस शीट के ऊपर एक डेट आती है, एज ऑन कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग एज एट लिखते हैं। और जिस डेट को आती है, आज की डेट की बनानी है तो मैं लिखूंगा 21 दिसंबर 2021। ये मेरी बैलेंस शीट आ गई एज ऑन एज एट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम बैलेंस शीट के अंदर देयर आर 4 कॉलम्स होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। एक कॉलम अपना ये सेंटर में लाइन हो गई। एंड हिंदुस्तान में हमारा ट्रेंड ये है, वैसे मैंने कुछ फॉरेन बुक्स में देखा है वहां पे उल्टा है, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रेंड ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज दिखाते हैं और राइट हैंड साइड में एसेट्स दिखाते हैं। तो ये हमारी हो गई बैलेंस शीट। दिस इज द बैलेंस शीट। यहाँ पे हम दिखाएंगे लायबिलिटीज और यहाँ पे हम दिखाएंगे एसेट्स। आप यहाँ पे जब लायबिलिटीज दिखाते हैं तो यहाँ पे हम दोनों दिखाते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब जिनको हम सिर्फ लायबिलिटीज भी कहते हैं, और इंटरनल लायबिलिटीज जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं। और आप जानते हैं इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो इनका दोनों का टोटल हमारी एसेट्स के बराबर हो जाता है। सो बोथ दीज कॉलम्स हैव टू बी करेक्ट। ये कॉलम का टोटल, और बैलेंस शीट अगर ट्रायल बाय टैली है तो बैलेंस शीट तो टैली होनी ही चाहिए। देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड नॉट टैली। इसके बराबर होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हमने यही देखा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट जो है आप जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ बहुत क्लियरली 5 तरह के हमारे मेन अकाउंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटीज, then you have capital, sorry, then you have revenues, gains, then you have expenses. ये 5 तरह के accounts होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 3 चीज है, दे आर शोन इन दी बैलेंस शीट। इनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, इनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और ये जो 3 आइटम्स हैं हमारे, 2 आइटम्स है रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, ये हमारे टेम्पररी अकाउंट कहलाते हैं। इनको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज कैसे कर देते हैं, वी क्लोज देम बाय ट्रांसफरिंग टू इनकम स्टेटमेंट। हम इनको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में होता क्या है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम एक तरफ लिखते हैं अपनी एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज को,
और इस रेवेन्यूज में से अगर मैं एक्सपेंसेस को घटा दूं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को घटा दूं, इसके अंदर से, तो जो नेट अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज आवर प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई डू। तो एक्सपेंस रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस लॉसेस घटाते हैं तो हमको प्रॉफिट मिलता है या हमको लॉस होता है। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है। इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं, उन तरीकों पे हम बात करेंगे। बट बेसिकली इनकम स्टेटमेंट करता यही है, रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को घटाता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को। एंड इफ यू नो दैट इफ द रेवेन्यूज आर मोर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, वो हमारा प्रॉफिट है। एंड इफ रेवेन्यूज आर लेस देन, रेवेन्यूज हमारे कम, देन इट इज अ लॉस। तो ये प्रॉफिट लॉस कहाँ निकलता है? इनकम स्टेटमेंट में निकलता है। ठीक है, यहां तक जो मैंने बताया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं यहाँ पर बस एक चीज जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास दीज आर द 5 आइटम्स दैट वी हैव। हमारे पास ये 5 तरह के आइटम्स होते हैं या कैटेगरीज होती है, टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, कैपिटल होती है। फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हमें इन्हीं पांचों की जरूरत होती है। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल बैलेंस शीट में चले जाते हैं। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम कुछ नहीं करते, रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस लॉसेस को कम करते हैं तो हमको प्रॉफिट लॉस आ जाता है। और जो बची हुई 3 चीज हुई, और ये जो प्रॉफिट लॉस आता है, इस प्रॉफिट लॉस को हम, जो भी प्रॉफिट लॉस आता है, इस प्रॉफिट लॉस को हम कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। प्रॉफिट है तो कैपिटल में जोड़ देते हैं, लॉस है तो कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो रेवेन्यूज एक्सपेंसेस तो हमारे खत्म हो गए, रेवेन्यूज एक्सपेंस। अब हमारे पास क्या क्या बच गया? हमारे पास बस 3 चीज बच गई, है ना। एक बच गई हमारे पास एसेट्स, एक बच गई लायबिलिटीज और एक बच गई कैपिटल। बस ये 3 चीज बच गई। ये तीनों चीज हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो ये पांचों आइटम्स को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं एंड ऑफ द ईयर, फाइनल टोटल। मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन 5 कॉलम से कराई, उसमें आपने देखा है कि 5 कॉलम के अंदर हमारे पास जो हम कॉलम्स बनाते थे, तो एक एसेट्स के टोटल आता था, एक एक्सपेंस का टोटल आता था, फिर एक लायबिलिटीज थी, फिर कैपिटल थी और फिर रेवेन्यू थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? तो ये जो हमारे रेवेन्यूज हैं और ये एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे कैपिटल में मर्ज हो जाएंगे। तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म और ये भी खत्म। बचेगा क्या अल्टीमेटली? अल्टीमेटली तो हमारे पास एसेट्स बचेगी बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज बचेगी और कैपिटल बचेगी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। इन तीनों को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, इन तीनों को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं और ये 1 साल से दूसरे साल तक चलते रहते हैं। तो इसी वजह से ये 5 आइटम्स हम साल भर कैरी करते हैं। एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत के अंदर हमारे पास उस साल की एक्सपेंसेस खत्म हो जाते हैं, रेवेन्यूज खत्म हो जाते हैं। बट ये जो 3 अकाउंट्स है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, ये 1 साल से दूसरे साल तक कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। यहाँ तक जो कुछ मैंने आपको बताया, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से। गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है? क्या चीज? गेन और प्रॉफिट में? मैंने, हाँ, गेन और प्रॉफिट में ये होता है कि गेन इज समथिंग विच इज नॉट फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी। आपका जो बिजनेस का, जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं, उसके अलावा किसी दूसरी चीज से अगर आपको कोई फायदा हो रहा है, कोई आमदनी हो रही, कोई इनकम हो रही, तो उसको हम गेन कहते हैं। मैं, एक कपड़े की दुकान है मेरी, लेकिन मेरे कुछ जगह है, मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट का रखा है, वहां इन्वेस्टमेंट से मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो गेन है। मेरे पास कुछ जगह है और वहां पे मैंने कुछ, मैं कपड़े बेचता हूँ, लेकिन मैंने कोई जमीन बेची, उसमें मुझे फायदा हो गया, तो वो गेन है। मैंने कोई बिल्डिंग बेची, वो गेन है। कपड़े बेच के जो मुझे फायदा हुआ है वो गेन नहीं है, वो प्रॉफिट है। तो जिस चीज का मेरा बिजनेस है, उससे जो कुछ मुझे मिल रहा है वो प्रॉफिट है। जिस चीज का मेरा बिजनेस नहीं है, उसके अलावा जो मुझे फायदा हो रहा है वो मेरा गेन है। एनी अदर क्वेश्चन? अब मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताऊंगा यहाँ पर, कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं,
जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट आपके लेवल पे 12th में नहीं, कंपनी में नहीं, जो आप पढ़ोगे वो 2 स्टेप में बनता है, 2 स्टेप में बनता है, दो पार्ट्स में बनता है। 2 पार्ट्स में कैसे बनता है? एक पार्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि बिजनेस को परचेज एंड सेल में क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा, बस परचेज से। और दूसरे पार्ट में हम देखते हैं ओवरऑल, पूरे बिजनेस में ओवरऑल क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, ऐसा हम करते क्यों? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम बिजनेस के बारे में सही जानकारी निकाल सकें। मेरा एक बिजनेस है, वो बिजनेस ये है कि मैं मांस खरीदता हूँ, बेचता हूँ। तो पहले तो मैं देखूं कि मैं किस रेट पर खरीद रहा हूँ, किस रेट पर बेच रहा हूँ, उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो रेट सही है कि नहीं। तो वो रेट सही है कि नहीं है, वो सब मुझे कहाँ से मालूम पड़ेगा? वो मालूम पड़ेगा परचेज और सेल से। फिर मैं टोटल बिजनेस में कितना खर्चा हो रहा है, टोटल बिजनेस के हिसाब से चल रहा है, उसमें मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ। मैंने रेट सही खरीदा और रेट बेचा भी सही, लेकिन मेरे दूसरे खर्चे इतने ज्यादा, मैंने दूसरे तामझाम इतने लगा रखे हैं, फालतू के खर्चे ज्यादा हैं, उनकी वजह से मैं बिजनेस को लॉस में आ जा रहा हूँ। तो इस वजह से बिजनेस का सही डिसीजन लेने के लिए हम अपनी परचेज कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके देखते हैं कि हमारे प्राइसिंग सही है कि नहीं, हमारी कॉस्टिंग सही है कि नहीं। और फिर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं, परचेज प्राइस भी, परचेज की कॉस्टिंग भी सही है, सेल की प्राइसिंग भी सही है, लेकिन हमने जो है अननेसेसरी कुछ खर्चे डाल रखे, अननेसेसरी, उनकी वजह से हम लॉस में आ रहे हैं। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम इनकम स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में बनाएंगे। हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी परचेजिंग कैसी है? अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सही है कि नहीं, वो हम अलग देखते हैं। एंड देन ओवरऑल जो है हमारा ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कैसे हो रहा है, उसको हम अलग से देखते हैं। तो जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी प्रोडक्शन भी सही है, लेकिन हमारे ओवरऑल प्रॉफिट इतना नहीं है, क्योंकि हमने दूसरे तामझाम कर रखे। तो ये इससे बिजनेस को एक डायरेक्शन देने में, बिजनेस के बारे में डिसीजन लेने में इजी रहता है। तो इस वजह से ये पसंद किया जाता है कि इनकम स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में बनाया जाए। सर, अब तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस में परचेज एंड सेल इंक्लूड होता है कि नहीं? वो भी होता है। इसके साथ में ये कितना हो, लेकिन इसके साथ में कुछ चीजें और भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो यहाँ पे नहीं दिखाते। हम प्रॉफिट लॉस जब यहाँ निकाल रहे होते हैं तब हम इसके अंदर कुछ चीजें नहीं दिखाते, है ना, वी डोंट शो सर्टेन आइटम्स, बट यहाँ पे हम सब कुछ दिखाते हैं, परचेज सेल भी आती है और दूसरे खर्चे भी आते हैं। तो असल में देखा जाए तो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट तो यहाँ से मालूम पड़ता है। लेकिन हमें बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही थोड़ी चाहिए, हमें कुछ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं ना, बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में जानना भी पड़ता है। उसके लिए हमें बिजनेस की परचेजिंग की पॉलिसी क्या है, बिजनेस किस ढंग से चीजों को परचेज कर रहा है, बिजनेस सही से परचेज कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सब जानने के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन हमें परचेज सेल की प्राइसिंग से और कॉस्टिंग से मिल जाती है। इस वजह से इनकम जो स्टेटमेंट है हमारा 2 स्टेप में मैंने बताया, तो जो मेरा इनकम स्टेटमेंट है उस इनकम स्टेटमेंट को मैं 2 पार्ट्स में बनाता हूँ, 2 पार्ट्स में बनाता हूँ। एक पार्ट होता है जिसको मैं कहता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, एक पार्ट है जिसको मैं कहता हूँ ट्रेडिंग। ये सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल्स को कंपेयर करके हमें हमारी परचेज प्राइसिंग की सही जानकारी देता है। दूसरा पार्ट है जिसको मैं कहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट है। जैसा ये नाम से आ रहा है अकाउंट, ये वैसा अकाउंट नहीं है जैसा अभी तक हम बनाते थे। ये अकाउंट के अंदर भी, इस अकाउंट के अंदर भी डेट कॉलम नहीं होती। इसके अंदर जैसे बैलेंस शीट में डेट का कॉलम नहीं होता, इसमें भी डेट का कॉलम, इनमें भी 4 कॉलम्स होते हैं, इनमें भी 4 कॉलम्स होते हैं, है ना, और इसके अंदर भी 4 कॉलम्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में भी। तो ये बिल्कुल दिखने में 4 कॉलम का स्टेटमेंट है। इसकी भी एक डेट होती है जिस डेट पे बनता है, लेकिन ये डेट पर नहीं बनता, एक पीरियड का बनता है, मैं उसकी डिटेलिंग बाद में बताऊंगा। तो इनकम स्टेटमेंट तो हो गया।
जैसा मैंने आपसे कहा कि इनकम स्टेटमेंट बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, गेन्स रेवेन्यू निकालने के लिए बनता है, ये इसका पर्पस है। तो इसके अंदर हम कुछ नहीं करते, जैसे और मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक साइड रेवेन्यू लिखते हैं, रेवेन्यूज, और रेवेन्यूज में से हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। रेवेन्यू लिखी, उसमें से एक्सपेंसेस लॉसेस को माइनस कर दिया, हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, प्रॉफिट लॉस आ जाता है। दिस इज व्हाट वी डू। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया ऐसे। तो ये इनकम स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा 2 पार्ट्स में बनता है। अब जैसे ये, इसको हम इस ढंग से कैसे बनाते हैं, एक साइड हम रेवेन्यूज लिख लेते हैं, मैं इधर रेवेन्यू लिख दूं, इधर मैं एक्सपेंसेस लिख देता हूं। और अगर मेरा रेवेन्यू का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल ज्यादा है और इस साइड का टोटल कम है, तो ये जो डिफरेंस है ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा तो प्रॉफिट। इसमें भी ऐसा फिक्स होता है कि इस तरफ एक्सपेंसेस था कि कैसे भी लिख सकते हैं? नहीं, इसका फिक्स है, इसका बिल्कुल फिक्स है कि आपको एक्सपेंसेस जो लिखने हैं वो डेबिट साइड में लिखने हैं। ये इसका डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, बिकॉज ये अकाउंट ही है, तो अकाउंट का एक डेबिट साइड है, और ये राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट साइड है। एक्सपेंसेस तो फिर वो बैलेंस शीट में भी तो फिर वो डेबिट साइड है तो बैलेंस वहाँ शीट में नहीं, बैलेंस शीट में साइड, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता। लेकिन एक साइड हम डेबिट बैलेंसेस लिखते हैं, एक साइड क्रेडिट बैलेंसेस लिखते हैं, वो अलग बात है। बट देयर इज नो साइड एज सच, डेबिट साइड क्रेडिट साइड हम लिस्टिंग Okay, के sir. लिए हाँ बनाते हैं। अकाउंट के अंदर भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट साइड होता है और राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है। इसके अंदर भी हम यहाँ पे रेवेन्यूज लिखते हैं और यहाँ हम एक्सपेंसेस लिखते हैं। और अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट है, एक्सपेंस ज्यादा है तो। अब हम आगे ये डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में कि यहाँ पे कौन सी रेवेन्यूज लिखेंगे और यहाँ पे कौन सी रेवेन्यूज लिखेंगे। हम आगे ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखेंगे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस लिखेंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से एक्सपेंसेस लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि दोनों जगह एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से लिखने हैं, यहाँ पे कौन से लिखने हैं रेवेन्यूज, और यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस, यहाँ पे कौन से। ये क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया इस पूरे प्रोसेस का। मैंने आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि पहली चीज तो ये है कि जो प्रोसेस है समराइजेशन वाला, ये जनरलाइजिंग के बाद स्टार्ट होता है। जनरलाइजिंग हुआ, फिर लेजर हुआ, फिर समराइजेशन हुआ। तो जब हम समराइजेशन करते हैं तो समराइजेशन करते समय हमारा पर्पस है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस देखना और उसकी पोजीशन जानना। साल भर में के बाद में बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है, बिजनेस की क्या पोजीशन है। लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट जो होता है, ये स्टार्ट होता है हमारा अकाउंट पे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाकर हम देखते हैं कि हमारी बुक्स सही हैं कि नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो बुक्स सही मान ली जाती है, नहीं हो रहा है तो बिल्कुल कोई गलती तो है ही है, उसको ठीक करना पड़ेगा। देन वी हैव सीन कि हम ये जो करते हैं इसके अंदर फाइनेंशियल समराइजेशन में हम 2 स्टेटमेंट्स बनाते हैं, 2 चीजें बनाते हैं। वन इज कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट, द अदर इज कॉल्ड एज पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर हमने ये देखा कि पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल आती है। पोजीशन स्टेटमेंट में 3 चीजें आती है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यूज आते हैं और एक्सपेंसेस लॉसेस आते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है रेवेन्यूज का, एक्सपेंसेस लॉसेस का, ये हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कहलाता है या फिर ये बिजनेस का लॉस कहलाता है। फिर ये जो प्रॉफिट लॉस आता है, ये कैपिटल में प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा, लॉस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बचता है वो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल है, जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट की हेडिंग के ऊपर डेट आती है, जिस दिन की बैलेंस शीट है उस दिन जो हमारी एसेट्स होती हैं वो हम बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखते हैं। उस दिन जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं और इंटरनल लायबिलिटी होती है, मतलब लायबिलिटी, वो लिखते हैं। और फिर इन दोनों का जो टोटल है वो बैलेंस शीट का टोटल हमारा टैली हो जाता है। एक दो ले लो बस। तो ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में 5 चीजें दिखाते हैं। इन 5 चीजों के अंदर 2 चीजें इनकम स्टेटमेंट में आती है, बाकी 3 चीजें बैलेंस शीट में आती है। तो ये ईयर टू ईयर चलता रहता है। फिर मैंने आपको आज ये बताया कि इनकम स्टेटमेंट 2 स्टेप्स में बनाते हैं, 2 पार्ट्स में बनाते हैं, 2 भाग में बनाते हैं।
वन पार्ट को या वन स्टेप को हम निकालते हैं कि परचेज और सेल से क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, और एक में बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। जो एक पार्ट है इनकम स्टेटमेंट का उसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो दोनों के अंदर एक्सपेंसेस आते हैं, दोनों में रेवेन्यूज आते हैं। तो अब सवाल ये उठता है हम डिस्कस करने का आगे कि कौन सी रेवेन्यूज ट्रेडिंग में आएंगी, कौन से पीएनएल में आएंगी, कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएंगे और कौन से एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ये चीज हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? नो नो सर। No, sir.